गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर रोज वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको आंसर कैसे देना है। तो देखिए, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एजोट्रोपिक मिश्रण की परिभाषा लिखिए। दूसरा है, छद्म कोटि अभिक्रिया क्या है। और तीसरा है, पाइश या फिर इमल्सन क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एजोट्रोपिक मिश्रण की परिभाषा क्या होती है। इस तरह से आपको एजोट्रोपिक मिश्रण या इसे स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी में इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी है तो ऐसे भी डायरेक्ट एजोट्रोपिक हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, एजोट्रोपिक मिश्रण की परिभाषा लिखिए। हिंदी में अगर लिखा आता है तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो विशेषकर आप जो इंग्लिश टर्म्स है उस पर ध्यान दें। एजोट्रोपिक जो मिश्रण होता है वो एक ऐसा मिश्रण है दो द्रवों का जो एक स्थिर ताप पर उबलता है तथा संगठन परिवर्तन के बिना उसी ताप पर पूर्णतया आश्रित हो जाता है, तो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। दो द्रवों का वह मिश्रण जो एक स्थिर ताप पर उबलता है तथा संगठन परिवर्तन किए बिना वाष्पित हो जाता है, तो ऐसा द्रव मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है। जैसे HCl और H2O का मिश्रण, H2O और एथेनॉल का मिश्रण, आदि। तो एजोट्रोपिक मिश्रण की परिभाषा क्या होगी?
दो द्रवों का वह मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है तथा संगठन परिवर्तन किए बिना उसी ताप पर वाष्पित हो जाता है, तो ऐसा द्रव मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है। उसी ताप पर वाष्पित हो जाता है तो उसे द्रव मिश्रण को एजोट्रोपिक या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है HCl और H2O का मिश्रण, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। H2O और एथेनॉल का मिश्रण भी एक एजोट्रोपिक मिश्रण होता है। इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन है, छदम कोटि अभिक्रिया क्या है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक अणु तो दो भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के दौरान उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो सिर्फ एक क्रियाकारक अणु पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया छदम कोटि या छदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल प्लस एसिड बनता है, ये एक अभिक्रिया छदम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान में दो क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं, परंतु अभिक्रिया के दौरान केवल एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उसे छदम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, CH3 COO C2H5, तो यहां पर CH3
COO एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल बनता है। तो यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर एस्टर और जल, एथिल एसीटेट और वाटर, इसको हम एक्सेस में लेते हैं, अधिकता में लिया जाता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक अणु है, इसकी संख्या तो 2 है, एस्टर भी है और वाटर भी है। एसिड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल बनाता है। तो यहाँ पर 2 क्रियाकारक अणु या अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो अभिक्रिया की दर होती है, जो सांद्रता परिवर्तन होती है, वो केवल एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल की होती है। यहाँ पर वाटर को हम एक्सेस में लेते हैं, अधिकता में लिया जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग या जो अभिक्रिया की दर होती है वो H2O मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके लिए जो रेट इक्वल टू हो जाएगा अभिक्रिया की दर K1 CH3 COO C2 H5। तो केवल एथिल एसीटेट इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको छद्म फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक जो क्रियाकारक अणु है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, पायस या फिर इमल्सन क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये बी पार्ट में सवाल पूछा जाता है, पायस या इमल्सन क्या होता है, उसका उदाहरण सहित जो प्रकार है उसको लिखना है। तो पायस क्या है? पायस एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें 2 अलग अलग विलय और विलय, एक प्रक्षेप प्रावस्था और दूसरा इसमें प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें 2 अमिश्रणीय जो द्रव होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, एक द्रव प्रक्षेप्त प्रावस्था के रूप में और दूसरा द्रव होता है वो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित होता है। तो ऐसा विलयन पायस या फिर इमल्सन कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी कि पायस या इमल्सन एक ऐसा विषमांगी निकाय है जिसमें एक से अधिक अमिश्रणीय द्रव परस्पर छोटी छोटी बूंदे जिनका साइज 0.1 माइक्रोन होता है के रूप में विस्तृत रहते हैं। तो इस प्रकार का विलयन या इस प्रकार का जो मिश्रण है वो पायस या इमल्सन कहलाता है। जैसे दूध है, क्रीम है, लोशन है आदि, ये पायस के एग्जाम्पल। अब ये जो पायस है इसके 2 प्रकार का होता है, एक तो जल में तेल ऑयल इन वाटर, और दूसरा तेल में जल वाटर इन ऑयल। यहां देखिए 2 प्रकार में, जल में तेल, यहां पर जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो तो क्या होता है, वाटर होता है। ये जो H2O है वाटर है, यहां पर प्रक्षेपण माध्यम जिसकी अधिकता होती है, और इस जल के अंदर जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार का जो पायस या इमल्सन होगा, इसे ऑयल इन वाटर, जल में तेल का पायस। तो यहाँ पर H2O है जो वाटर मॉलिक्यूल,
वो तो प्रक्षेपण माध्यम, और जो ऑयल होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था के अंदर उपस्थित होता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था, तो प्रक्षिप्त जो प्रावस्था है वो तो क्या है, ऑयल, तेल है, और यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम क्या है, H2O है, यानी जल के अंदर तेल है, वो छोटे छोटे बूंदा के रूप में विस्तृत रहेगा। तो इस प्रकार का जो पायस होगा उसको जल में तेल या ऑयल इन वाटर पायस है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध है, मिल्क जो होता है उसके अंदर जो वसा की जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर घुले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का पायस जल में तेल या ऑयल इन वाटर कहते हैं। दूसरा, तेल में जल। तेल में जल के अंदर यहाँ पर जो प्रक्षेपण माध्यम लिया जाएगा वो तेल लिया जाता है। यहाँ पर जो ऑयल है वो तो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में कार्य करता है, तथा इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर प्रक्षिप्त जो प्रावस्था होती है वो तो है H2O, और प्रक्षेपण जो माध्यम होता है वो क्या होता है, ऑयल होता है। तो इस प्रकार का जो पायस होता है उसे वाटर इन ऑयल कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे बटर होता है या कोल्ड क्रीम है, मक्खन है। मक्खन के अंदर ऑयल फैट जो होता है उसकी मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, वो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित होता है। जबकि वाटर होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, वो छोटे छोटे बूंदा के रूप में विस्तृत रहेगा। तो इस प्रकार से जो मक्खन होगा वो तेल में जल का मिश्रण है या तेल में जल का पायस होता है। तो इस प्रकार से अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि पायस या इमल्सन क्या होता है, तो एक ऐसा विस्मांगी निकाय है जिसमें एक से अधिक अमिश्रणीय जो द्रव होते हैं वो परस्पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में विस्तृत रहते हैं। इससे पायस या इमल्सन कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, जल में तेल और तेल में जल। जल में तेल के अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी वो ऑयल, और प्रक्षेपण माध्यम जो अधिकता में लिया जाएगा H2, यानी जल के अंदर तेल है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में विस्तृत रहता है, तो उससे जल में तेल, ऑयल इन वाटर कहा जाएगा। जैसे दूध है, वैनिशिंग क्रीम। और तेल में जल के अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी वो तो वाटर होगा, और प्रक्षेपण माध्यम जिसकी अधिकता होगी वो ऑयल होता है। तो यहाँ पर जो ऑयल होगा वो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में लिया जाता है। तो ये वाला जो पायस होगा उसे तेल में जल और वाटर इन ऑयल पायस कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल मक्खन है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं। हेनरी का नियम क्या है और इसकी क्या लिमिटेशन है। तो हेनरी ने कोई भी गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है विलायक के अंदर, उस पर उन्होंने डिस्कस किया था। तो हेनरी के अनुसार किसी विलायक में गैस की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे हेनरी के नियम से समझाया जा सकता है। कोई भी गैस है उसको जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे विलायक के अंदर, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे हम हेनरी के नियम से समझ सकते हैं। तो हेनरी के अनुसार गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती है।
कोई भी गैस है, उन गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है वो विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। यहाँ पे S इक्वल टू KH P, यहाँ पर जो KH होता है ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है। हेनरी स्थिरांक है और इसका मान जो होता है वो गैस तथा विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी कांस्टेंट है, इसका मान जो भी गैस या विलायक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो KH बराबर हो जाएगा S/T से। तो सिंपल इसका हेनरी का नियम पूछे कि हेनरी का नियम क्या है, तो गैसों की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, इससे हेनरी का नियम। हेनरी ने कहा था कि जो भी गैसें होती हैं उन गैस को जब हम द्रव में डिजोल्व करते हैं, द्रव में घोलते हैं, तो उस गैस पर जो लगाया गया दाब है वो उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, या फिर S इक्वल टू KH P, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है और इसका जो मान होता है वो विलायक और जो गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और इसकी जो सीमा है, तो सीमा के अंदर दाब है वो बहुत अधिक तथा ताप है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा गैस का विलायक में संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आदर्श गैस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू होता है nRT, इसको व्युत्पन्न करना है। तो आदर्श गैस समीकरण के लिए हम तीन अलग अलग रूल्स पढ़ते हैं। एक तो बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम और तीसरा आवागाद्रो नियम। इन तीन नियम के आधार पर हम आदर्श गैस समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। पहला है बॉयल का नियम। तो बॉयल के अनुसार किसी भी गैस का स्थिर ताप पर, किसी भी गैस का स्थिर ताप पर आयतन उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इससे बॉयल का नियम कहा। तो बॉयल ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P होता है एट कांस्टेंट T। यानी बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इससे बॉयल का नियम कहा जाता है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी भी गैस का आयतन V स्थिर दाब पर उसके ताप T के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट T। तो चार्ल्स ने कहा था कि किसी भी गैस का स्थिर दाब पर जो उसका आयतन होता है उसके ताप T के समानुपाती होता है, इसे
चार्ल्स का नियम कहा जाता है। और तीसरा आवोगाद्रो ने कहा था कि स्थिर ताप और दाब पर विभिन्न गैसेज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो आयतन होता है उनके अणुओं की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर इन तीनों नियम के आधार पर, बॉयल के नियम के आधार पर, चार्ल्स के नियम के आधार पर और आवोगाद्रो के नियम के आधार पर समीकरण इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से V is directly proportional T upon N T upon P हो जाएगा। यहाँ पे V is directly proportional, PV is directly proportional NT, या फिर इसको PV इक्वल टू NRT से। तो यहाँ पर जो R है वो क्या है, गैस स्थिरांक होता है और इस गैस स्थिरांक R की वैल्यू जो होती है वो 8.314 किलो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। तो इस प्रकार से हम आदर्श गैस समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं तीन अलग अलग नियम, बॉयल के नियम से, चार्ल्स के नियम से और आवोगाद्रो के नियम से। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन भी उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। चार्ल्स के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और आवोगाद्रो नियम के अनुसार हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। समीकरण तीनों से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Tn/P हो जाएगा, यहाँ पे PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT या PV इक्वल टू NRT। इस समीकरण को PV इक्वल टू NRT जो इक्वेशन, इससे आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से आप आदर्श गैस जो समीकरण है उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के जो 5 क्वेश्चन हैं इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पर गैस स्थिरांक है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। तो ये 5 क्वेश्चन नोट करके आप इनका आंसर एग्जाम में सवाल पूछे तो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।